आओ बच्चों, पाठ 6 भगवान के डाकिए जो एक कविता है, इसे पढ़ें। पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर गिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। आओ इसे अर्थ से समझें। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कहते हैं पक्षी और जो बादल हैं ये भगवान द्वारा भेजे गए डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, क्योंकि बादल और पंछी एक जगह तो रहते नहीं है, ये एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, इसीलिए इनको भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिया कहा गया है। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां, कह रहा हम तो नहीं समझ पाते लेकिन उनकी लाई जो चिट्ठियां हैं पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। उनके द्वारा जो लाई गई चिट्ठियां है ना, ये पेड़ है पौधे हैं और जो पानी है और पहाड़ है, यही बताते हैं। तो इसको भावार्थ कैसे लिखेंगे हम? भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत जल पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। अगला पैराग्राफ। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर फिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश पर जाके गिरता है। तो इसको पहले अर्थ से समझेंगे। रामधारी दिनकर इसमें क्या कह रहे हैं कवि? प्रकृति की जो महानता के बारे में बताया गया, प्रकृति की जो महानता है ना उसके बारे में बताया गया। क्या बताया? हम तो केवल ये आंकते हैं, हम तो केवल यही आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। जो एक देश की धरती है दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। कैसे? जैसे हमारे देश में कोई चीज होती है उसकी खुशबू सरहद के पार भी जाती है, तो इस तरीके से हमारी सुगंध जब दूसरी देश में पहुंचती है, इसमें कवि ने ये समझाया है और ये कहा है कि हवा के तौर पे जैसे हवा में तैरते हुए पक्षी और पंखों की तीव्रता है, जैसे हवा में जो पक्षी उड़ते हैं और वो उड़ के हमारे यहाँ से जो कोई बीज ले जाते हैं, पौधे में से कोई फल लेके चले जाते हैं चोंच में, और वो उड़ते उड़ते दूसरे देश में चले जाते हैं, तो वहां पे वो गिर जाता है बीज, वहां पे भी पौधा उग जाता है। इस तरीके से एक देश से दूसरे देश के सुगंध भेजते हैं, ये व्याख्या की गई है। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कह रहे कि जब भाव बनती है तो उससे बादल बनते हैं। जब ये भाव बन के बादल बनते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो भाव बन के बादल बने वो उसी देश में बरसे। भाव कहीं बनी है और बादल दूसरे देश में आके बरस जाते हैं। तो इसको भावार्थ कैसे लिखेंगे? रामधारी दिनकर सिंह ने बोला है कि यहाँ पे जो प्रकृति की महानता के बारे में बताया गया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, हम जो लोग हैं ना धरती को सिर्फ सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान होते हैं। इसीलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहां फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश के पानी बनकर बरसती है। तो प्रश्न की तरफ चले। अभी मैंने आपको कविता का भावार्थ अच्छे से समझाया, आशा है आपको समझ आ गई होगी। अब हम प्रश्न की तरफ चलें। कवि ने
पक्षी और बादल को भगवान के डाकियों क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देंगे, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझ पाए, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। वास्तव में इनका संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर पूरे संसार के लिए होता है, जो कि विश्व बंधुत्व की भावना को घातक है। अगला प्रश्न, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर देंगे बच्चों, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्राकृतिक उपादान, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं, हम मनुष्य नहीं। अगला प्रश्न, किन पंक्तियों का भाव है? क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। उत्तर क्या है इसका? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे और पानी पहाड़ समझ पाते हैं, बांटते हैं। चौथा प्रश्न मैं बाद में कराती हूँ। पांचवा, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर देंगे, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का यह भाव है कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से अपनी सुगंध व प्यार में दूसरे देश को प्रेम, एकता, समानता, सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी और बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम, प्यार और सुगंध तैर कर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। अगला प्रश्न, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर देंगे, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का एक सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियों हमें भगवान का संदेश देती है। ये दोनों बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। 8वां प्रश्न, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर देंगे बच्चों, डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों को बेसब्री से इंतजार, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का जमाना आ गया है, पर डाकिया का महत्व अभी तक उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों में होम टू होम डिलीवरी को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, सर्दी और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है।